Afternoon, students. This is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In this lecture, we had start about class 12th Physics, chapter 12, Atoms, Unit 8. जो हमारा चैप्टर 12 है एटम, ये ओवरऑल CBSE में अकॉर्डिंग CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अभी जो है वो 7 मार्क्स हमारा होल्ड करता है. ठीक है. तो अब एटम जो है, एटम के बारे में आपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा है, मतलब अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है. एटम जो है हमारा एक एवरी मैटर इज अ मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. एटम जो है हमारा एक एलिमेंट्री जो एक मैटर होता है उसका यूनिट है. ठीक है. इन 1897 ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ थॉमसन डिस्कवर्ड कैथोड रेज. जो हमारे जोसेफ थॉमसन थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया कैथोड रेज को एंड कम टू conclusion that in atom negatively charged particles are present called electrons. और उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा कैथोड रेज के डिस्कवर करते टाइम कि यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है दैट विल बी इलेक्ट्रॉन्स. तो मेनली जो हमारा एटम है उन्हें डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन को भी जो हमारा डिस्कवर किसने किया था, थॉमसन ने. इसके बाद जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को हमारा डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने एंड न्यूट्रॉन को किया था जेम्स चैडविक ने. तो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, सो एज नेट चार्ज इज जीरो. Equal amount of positive charge should also be present in atom. Is the mass of the electron is very small in comparison to mass of atom, about 10 to the power minus 5 times. So mass of atom should be in the positive charge present in atom as the number of electrons present in atoms of different elements. So different elements have different type of atom. So now question is in atom how electron, positive charge and mass is distributed such that what is the structure of atom. In 1904 J.J. Thomson gave the first model of atom which is called Thomson model of atom. So let's start from Thomson's model of atom. The first model of atom was proposed by J.J. Thomson in 1898. According to this model, the positive charge of the atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom, and negative charged electrons are embedded in it like seeds in watermelon. This model is also called plum pudding model of atom. जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा जो पूरा होल स्ट्रक्चर है स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इसके अंदर कुछ जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो हमारे स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पूरा एक मतलब बंच है पॉजिटिव चार्जेस का. उसमें कुछ जो है हमारे नेगेटिव चार्जेस है. वो नेगेटिव चार्जेस है वो उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, जिससे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं उसी तरीके से ये एम्बेडेड होता है. पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है. ठीक है. अब इसके बाद ये तो था हमारा थॉमसन मॉडल. अब इसकी फेलियर कि थॉमसन मॉडल जो है वो पूरा एक्सप्लेन करने में अबाउट एटम क्यों फेल हो गया. फर्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. हम जब बाद में हमारा एटम टॉपिक मतलब कंक्लूड करेंगे, जो हमारे लास्ट टॉपिक्स होंगे हाइड्रोजन एटम्स वगैरह, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ बनती है, बामर सीरीज़, बैमन सीरीज़ एक्सेट्रा, उन सीरीज़ को थॉमसन मॉडल के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. दैट्स वाई थॉमसन मॉडल फेल हेयर. Second, it failed to explain the large angle scattering of alpha particles in Rutherford experiment. ये जो मतलब इसके बाद थॉमसन मॉडल के बाद हमारा जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया तो वहाँ भी देखा गया कि जब हम लार्ज एंगल स्कैटरिंग ले रहे हैं तो वहाँ भी जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग है उसको एक्सप्लेन करने में थॉमसन मॉडल फेल होता है. तो ये 2 मेन रीजंस थे थॉमसन मॉडल के फेल होने के. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है, ये थॉमसन मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जो थॉमसन मॉडल है ये बेस है हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, कि जब ये फेल हुआ तो हमारा क्या है इसके बाद में जस्ट रदरफोर्ड मॉडल. सो दैट्स वाई वी हैव टू लर्न दिस. सेकेंड है हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट हमारा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है हमारा रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट.
आपने ये अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में? इन दिस एक्सपेरिमेंट बिस्मथ वाज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के सोर्स के रूप में हम बिस्मथ को यूज़ करते हैं। द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉलिमेटेड इनटू अ नैरो बीम बाय पासिंग थ्रू लीड ब्रिक्स। इसके मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉलिमेटेड, इसको कॉलिमेटेड किया जाता है इनटू अ नैरो बीम बाय पासिंग थ्रू लीड ब्रिक्स। द कॉलिमेटेड बीम वाज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड of thickness 2.1 into 10 to the power minus 7 meter. The scattered alpha particle was observed through fluorescent screen. ये जो हमारा अरेंजमेंट है, यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसे एक हमने कवर करके एक फिल्म्स में रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने यहाँ इसको रैप कर दिया है फ्लोरोसेंट स्क्रीन से चारों तरफ, और बीच में एक गोल्ड फॉयल रखा है। अब जैसे ही हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल से जैसे ही हम बीम्स को अलाउड करते हैं फॉल करना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन से जैसे ही वो पास आउट हो रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल्स देखो डायरेक्टली निकल जा रहे हैं, नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएंगे ना गोल्ड फॉयल के थ्रू। बट कुछ पार्टिकल्स जो है वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो ये सारा हमारा मेन एक्सपेरिमेंट था। अब इसके बेसिस पर उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए। तो फर्स्ट, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल। जो गोल्ड फॉयल है उससे मोस्टली पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं। देखो आपको एक जो मास नंबर दिखाई दे रहा है वो निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन पास होके निकल रहे हैं उनका। सेकेंड, only about 0.14% of incident alpha particles scattered by more than 1 degree। तो सिर्फ 0.14% मतलब बहुत मतलब स्मॉल अमाउंट में कुछ पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं मोर देन 1 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। ये जो एक ही पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है, आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा है जो मोर देन 1 डिग्री पे हमें स्कैटर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड, about 1 alpha particle in every 8000 alpha particles deflects by 180 डिग्री। जो मतलब अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल, सिर्फ 8000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होगा जो 180 डिग्री पे वापस डिफ्लेक्ट होगा। तो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज सच दैट n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। ये था हमारा मेन जो ऑब्जर्वेशन थे। इसको यहाँ पर भी एक डायग्राम से दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, मेनली जो न्यूक्लियस है हमारा वो उसके अराउंड आप सिर्फ देखेंगे कि ना मोस्टली पार्टिकल्स क्या है हमारे स्ट्रेट लाइन में निकल जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से। बट कुछ पार्टिकल जो है सिर्फ एक पार्टिकल जो वापस है, वेरी फ्यू जो दिखा रखा है, वो वापस सेम पाथ में रिटर्न बैक होगा। और एक पार्ट मतलब 0.14% जो होंगे वो क्या होंगे, मोर देन 1 डिग्री पर टिल्ट होंगे। जैसे आपको फ्यू दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 0.14% सेकेंड पॉइंट के लिए वो शो होना है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे। और जो जनरली निकल जा रहे हैं किसी थीटा एंगल पर, उनके लिए अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल N इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फॉर्मूला है। अब इसके बाद ये तो सारे थे ऑब्जर्वेशन। अब कंक्लूजन क्या निकाला गया इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। फर्स्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। सेकेंड, इंटायर चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए टिनी कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो सारा चार्ज और मास है एटम का वो किस में कंसंट्रेटेड है, एक टिनी कोर के अंदर। जहाँ से मतलब वापस ये हमारा जो एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में जहाँ से निकल रहा है वो पार्ट मतलब बहुत छोटा पार्ट है ना वो, तो वो जहाँ पर कंसंट्रेटेड है पूरा चार्ज और मास, दैट पार्ट इज नोन एज अ न्यूक्लियस। इसके बाद आता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पर एक मॉडल ऑफ एटम पास किया। इसके कुछ जो हमारे फैक्ट्स मतलब इसके जो हमारे पोस्टुलेट्स थे वो थे। फर्स्ट, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर। हर एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर होता है कॉल्ड न्यूक्लियस, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड। इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है एटम का। सेकेंड, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको लर्न करना है कि जो न्यूक्लियस है उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻15 मीटर साइज। थर्ड होगा, एज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस।
जैसे ही एटम जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। हमें पता है कि एटम जो है वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितना उस पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो जितने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होंगे वहाँ पर प्रोटॉन होंगे हमारे, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन करते हैं। अब सक्सेस ऑफ द रदरफोर्ड एटम मेथड, मतलब इसके बेसिस पर हमने क्या मतलब अच्छा मतलब जैसे थॉमसन मॉडल भी था पहले, तो इसमें हमने क्या ऐसा पॉजिटिव अचीव किया। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ देयर एटॉमिक वेट वाज जस्टिफाइड। तो इससे पहले जब तक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं आया था उससे पहले एटॉमिक वेट के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया गया था, बट आफ्टर पासिंग रदरफोर्ड एटम मॉडल इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक सक्सेसिव पॉइंट था रदरफोर्ड एटम मॉडल के लिए। देन limitations of Rutherford's model of atom. According to Rutherford's model of atom, an electron is revolving around the nucleus and has an accelerated motion, ठीक है, रिवॉल्यूशन कर रहा है वो न्यूक्लियस के अराउंड। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी, तो वो क्या करेगा कुछ एनर्जी भी रेडिएट करेगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड गो ऑन डिक्रीजिंग, तो क्या होना चाहिए जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए हर राउंड के बाद। द इलेक्ट्रॉन शुड देन अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस रिजल्टिंग एटम टू कोलैप्स, तो लास्ट में जब मतलब हर राउंड के अंदर उसकी एनर्जी थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी तो लास्ट में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, और वो क्या करेगा न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। तो द इलेक्ट्रॉन शुड देन अल्टीमेटली फॉल, तो उसका अल्टीमेटली फॉल होना चाहिए। द न्यूक्लियस रिजल्टिंग एटम टू कोलैप्स, और वो क्या करेगा न्यूक्लियस और एटम एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे। बट एटम इज स्टेबल एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द एटम टू कोलैप्स, लेकिन हम जानते हैं एटम हमारा क्या होता है स्टेबल, और हम यहाँ पर एटम को कोलैप्स जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हैंस रदरफोर्ड एटम मॉडल फेल, इसीलिए हमारा क्या हुआ रदरफोर्ड एटम मॉडल फेल हुआ। Another limitation of this model was that, according to this model, atom should emit continuous spectrum. But experimentally, it was noted that the spectrum of atom is line spectrum. यहाँ पर क्या बताया गया कि एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम है एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पर जो रदरफोर्ड मॉडल है उसी के हेल्प से हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस at which alpha particle turn back at 180 degree is called distance of closest approach, ठीक है। तो जब 180 डिग्री पर हमारा पार्टिकल रिटर्न बैक हो रहा है तो एट द टाइम जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कहलाएगी क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंटायर काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल उसको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहा है। If Z is atomic number of material of the foil and 2 is charge on alpha particle, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं हमारे उनके लिए चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, ठीक है, सॉरी 2 प्रोटॉन के इक्वल। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो हम अप्लाइड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा ZE डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, वेयर R नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ mv², ठीक है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा R नॉट 2ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² इंटू 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा R नॉट इज इक्वल्स टू 2ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो इन एक्सपेरिमेंट काइनेटिक एनर्जी जो ली गई है वो ली गई थी 7.7 मेगावाट। Z जो था हमारा बिस्मिथ केस में और अनदर केस में वो होगा हमारा Z79 फॉर गोल्ड के लिए जब हमने Z की बात की तो वो था हमारा 79, ठीक है। और 1/4πε0 की वैल्यू हम कई बार यूज़ कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर नॉट जो है हमारी रेडियस वो होगी 3 इंटू 10⁻⁻14 और 30 फर्मी। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बाद आता है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम। जब ये बहुत दूर है एटम से तो एट दैट टाइम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसे क्या कहा जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर। आप देख रहे हैं डायग्राम में भी दिखाया हुआ है इम्पैक्ट पैरामीटर। जब हमारा एक अल्फा पार्टिकल है वो किसी थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है तो एट दैट टाइम जो सेंटर से जो हमारे लाइन सेंट्रल लाइन होगी उसके बीच की डिस्टेंस और अल्फा पार्टिकल वाली लाइन की डिस्टेंस दोनों के बीच की वो कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ZE² cot θ/2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KE। ये कुछ फॉर्मूला है, ये हमको इसी फॉर्म में रिकैप्चुलेट करने हैं। फर्स्ट है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ b स्मॉल b cot θ/2 is large and theta the scattering angle is small such that alpha particles traveling far away from the nucleus suffer small deflections. Second होगा for small value of b cot θ/2 is also small and theta the scattering angle is large such that alpha particles traveling close to the nucleus suffer large deflection. जब हमारा small b क्या होगा, लार्ज होगा, तो हमारा क्या होगा, थीटा यहाँ पर स्मॉल होगा। मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शंस शो करेंगे, जबकि जब हमारा बी जो स्मॉल होगा थीटा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और वहाँ पर उस केस में हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू अर्लियर केस। थर्ड हमारा होगा फॉर बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेंटर से जब ये पास होगा तो वो क्या करेगा, रिट्रेस देयर पाथ, वो अपने सेम पाथ पर वापस आ जाएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। फॉर अ डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। जैसा हमने बोला कि जो रदरफोर्ड एटम के अंदर कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो वो रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था, कोई भी ऑर्बिट में कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसका सेंट्रिपिटल फोर्स और उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच अप्लाइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा यहाँ पर हमारा mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारा kq1 q2/r², kq1 q2/r²। अब k तो हमारा होगा 1/4πε0, q1 होगा हमारा ZE, ठीक है, न्यूक्लियस के लिए, और इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा चार्ज होगा E, तो ZE इंटू ई विल बी ZE² डिवाइड बाय डिस्टेंस r²। ठीक है, यहाँ पर अब बोथ साइड r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बचेगा mv² और राइट हैंड साइड में बचेगा E² डिवाइड बाय 4πε0r। यहाँ पर जब हम साइड चेंज करेंगे तो हमें r मिलेगा, रेडियस जो है वो मिलेगा ZE² डिवाइड बाय 4πε0mv²। इसके बाद आता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब टोटल एनर्जी की हम अगर बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है mv²/2। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब इसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका हमारा फॉर्मूला होता है kq1 q2/r। ये हमने वहाँ पर भी, आपको याद हो तो चैप्टर 2 के अंदर हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, u इज इक्वल्स टू kq1 q2/r। ठीक है, तो k हो जाएगा हमारा 4πε0, q हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो यहाँ पर q1 और q2 दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, तो e इंटू ई विल बी E², तो E²/r। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनल वैल्यू टोटल एनर्जी की, वो मिलेगी E इज इक्वल्स टू -E² डिवाइड बाय 8πε0r। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल आया बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है,
अब बोर मॉडल जो था उसके कुछ मेन पॉस्टुलेट्स थे। बोर ने अपने मॉडल के बारे में पहले कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without emission of radiant energy. The centripetal force required for revolution is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. ठीक है, फर्स्ट पॉस्टुलेट इसने भी वही बताया कि अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो वो कैसे होगा, जब सेंट्रिपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ से रिलेशन मिला mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉस्टुलेट था, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन नोन रेडिएशन orbits for which the angular momentum of electron is integral multiple of h/2π। अब इसने सेकेंड पॉस्टुलेट्स दिया कि अगर कोई भी जो और मतलब अगर हमारा यहाँ पर रिवॉल्यूशन हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो सिर्फ तभी कर सकता है, मतलब किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्यूशन तब कर पाएगा जब जो उसका मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल हो, NH/2π का। h/2π जो है उसका इंटीजर मल्टीपल होने पर ही वो क्या कर पाएगा, रिवॉल्यूशन कर पाएगा, अदरवाइज वो रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो अगर h/2π उसके पास मोमेंटम है, h×2π सॉरी, तभी वो क्या कर पाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमारा रिवॉल्यूशन कर पाएगा। अगर उसके जो 2h×2π उसके पास मोमेंटम है तभी वो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर हमारा रिवॉल्यूशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर h और h× में क्या डिफरेंस होता है, h हमारा होता है h/2। ठीक है, तो h के अंदर हम जब एक लाइन से इसे क्रॉस कर देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वो जाता है h/2। वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये मतलब हमारे फैक्ट्स थे, इन बेसिस पर बोहर ने अपना मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था। थर्ड है, द एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी state and absorbed when it jumps from lower to higher energy state. E is equals to h nu, E initial minus E final। तो बोर्ड ने बताया थर्ड पॉस्टुलेट के अंदर कि जो एनर्जी है रेडिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, अपना एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है, एंड एब्जॉर्ब करेगा जब वो लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। वेयर न्यू इज फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन एंड ई इनिशियल एनर्जी स्टेट एंड ई एफ इज फाइनल एनर्जी स्टेट। ये हमारे बोर्स के 3 पॉस्टुलेट्स थे। इनके बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या होना चाहिए, mv²/r शुड बी इक्वल्स टू kZe²/r²। एंड सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड बोर्स पॉस्टुलेट mvr शुड बी इक्वल्स टू NH/2π। अब NH/2π जो होगा हमारा वो होगा v इज यहाँ पर NH/2π हो गया। अब यहाँ पर हम बाई साइड चेंजिंग वी विल गेट दैट रिलेशन v इज इक्वल्स टू NH/2πmr। इसे हम देंगे इक्वेशन 1। अब जो हमारा इक्वेशन 1 की वैल्यू आई है वो 1 में जो वैल्यू सेकंड से जो हमें वैल्यू मिली है v की, वो हम पुट करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। mv² इज इक्वल टू kZe²/r। तो जैसे हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे हमें रेडियस मिलेगी n²h²/4π²m kZe²। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करेंगे h की, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इलेक्ट्रॉन्स का मास वगैरह होता है, z इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह, तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी रेडियस की वो मिलेगी बोर्स रेडियस के लिए 0.53 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई z n²। तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर रहा है n² क्वांटम नंबर पर। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r²। यहाँ से r अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा kZe² डिवाइड बाई mv²। और जो सेकेंड पॉस्टुलेट था वो था हमारा mvr इज इक्वल्स टू NH/2π।
यहाँ से रेडियस निकालते हैं NH/2πmv, दोनों को हम इक्विलेट कर देते हैं, तो हमारा जो v आएगा सॉल्विंग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इक्वेट करने पर, वो आएगा 2πkZe²/NH। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जो z होता है वो क्या होता है 1, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी 2πke²/NH। Putting the standard values like pi, k, e, we will get that relation V is equals to C/137 n meter per second, or almost equals to 22 into 10 to the power 5 n 22 into 10 to the power 5 divided by n meter per second। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, n का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हम बात कर रहे हैं, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, रेडियस फाइंड आउट कर लिया है बोर्स मॉडल के हेल्प से। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। इट इज़ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस completed per second by the electrons in stationary orbit around the nucleus. We know that V is equals to omega r। तो ओमेगा हमारा क्या होता है 2πf। ओमेगा जो होता है ये रिलेशन हमने क्लास 11 के अंदर डिराइव किया था। V का जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, V इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2πf, ठीक है। f वहाँ पर होता है हमारा फ्रिक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सॉरी 2πf की जगह हमने यहाँ पर न्यू यूज़ किया, तो 2π न्यू आर, तो न्यू हमारा हो जाएगा V/2πr। v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2πke², जैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी फ्रीक्वेंसी की ke²/NHr। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।